और बात अब नई सरकार की, उसके बनते स्वरूप की। बैठकों मुलाकातों का सिलसिला आज भी चलता रहा। एनडीए गठबंधन अब 9 जून को रविवार को शाम 6 बजे शपथ ले सकता है। मंत्रिमंडल में कौन कौन, किस सहयोगी दल को कौन सा मंत्रालय चाहिए, सवाल ये सब चर्चा में है। सूत्रों के हवाले से कई खबरें आ रही हैं। यही नहीं, एनडीए के सहयोगी दलों से बात करने के लिए एक बैठक भी हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में इस बात पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि सहयोगी दलों की क्या भूमिका होगी, उनकी मांगे क्या हो सकती हैं और कैसे इनको पूरा किया जाए। तो आइए इस पर आगे बढ़ने के लिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। अखिलेश, आप बताइए, पहला सवाल तो यही है कि क्या क्या गतिविधियां हुई सरकार बनाने के लिए एनडीए खेमे में, बीजेपी की तरफ से क्या क्या कवायतें, मुलाकातें, कोशिशें हो रही हैं, ये बताइए। देखिए, आज पूरे दिन बैठकों का सिलसिला चला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आरएसएस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे और ये एक तरह से आरएसएस बीजेपी के बीच समन्वय की बात भी हुई है और इसमें सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या क्या इसमें व्यवस्था हो सकती है, इन सब मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही जो अन्य बीजेपी के नेता हैं उनसे भी चर्चा हुई है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रविवार शाम 6 बजे होना है, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ करनी है। राष्ट्रपति भवन में शाम को 6 बजे ये होगा और इसके लिए करीब 8,000 लोगों को आमंत्रित करने की बात कही जा रही है। साथ ही जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके प्रमुखों को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है, तो इसके लिए भी तैयारियों पर चर्चा विस्तार से की गई है। साथ ही सहयोगियों के साथ किस तरह से मंत्रालय का बंटवारा होना है, किसे कितने मंत्रालय दिए जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। कल एनडीए के संसदीय दल की बैठक होनी है पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश होगा। बिल्कुल अखिलेश, अब एक और बहुत दिलचस्प सवाल है कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो कौन कौन से मंत्रालय चाहेंगे। बीजेपी भी अपने मंत्रालय रखना चाहेगी, जो प्रमुख 4 अहम मंत्रालय हैं। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति बनी है, क्या सूत्रों के हवाले से जानकारियां? देखिए, जो पहले 2 कार्यकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी के, उसमें सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई थी, सहयोगी दलों को संख्या के हिसाब से नहीं दिया गया था, जबकि जेडीयू यही चाहती थी कि संख्या के हिसाब से मंत्री पद मिले और यही कारण था कि 2019 में जेडीयू ने मंत्रिपरिषद में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जबकि सरकार पूरी तरह से निर्भर है 4 सहयोगी पार्टियों की, अगर हम बात करें टीडीपी, जेडीयू और साथ ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, तो इनके मिलाकर के 40 सांसद होते हैं। उनके बिना एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। तो यही कारण है कि सहयोगी दल अब संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी चाहते हैं। 4 पर 1 मंत्री हो, 4 सांसद पर 1 मंत्री, ये भी एक फार्मूला है जिसका सुझाव आया है। लेकिन जहाँ तक मंत्रालय का सवाल है, बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो बड़े मंत्रालय हैं, जिन्हें कि रायसीना हिल के मंत्रालय कहा जाता है, जिसमें कि विदेश, गृह और रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय होता है, इसमें बीजेपी ये किसी सहयोगी दल को नहीं देगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर जोर दिया जाए सहयोगी दल की ओर से तो इनमें एमओएस सहयोगी दल को दिया जा सकता है। ये सारी बातें की जा रही है, लेकिन सहयोगी दल ये कह रहे हैं, आधिकारिक तौर पर कोई मांग उनकी ओर से नहीं रखी गई है। उनका यह कहना है कि मंत्रालय का गठन, किसे क्या मंत्रालय दिया जाए, किसे मंत्री बनाया जाए, ये पीएम मोदी का विशेषाधिकार होगा और इसमें वो दखल नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश, टीडीपी के जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर पद भी मांग रहे होंगे, लेकिन शायद बीजेपी डेप्यूटी स्पीकर पद दे दे। आपको याद होगा जीएम बालायोगी जो पहले थे, जब टीडीपी एक बार पहले एनडीए गठबंधन में थी, तभी भी उन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद उनके लिए दिलवाया था। लेकिन इस बार क्या कुछ आप देख रहे हैं, कितना बीजेपी सीट कर पाएगी या कोशिश परिस्थिति में रहेगी सीट करने की? ये बिल्कुल सही है कि टीडीपी स्पीकर पद की अहमियत जानती है। 1998 में भी उन्होंने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया था, बल्कि केवल एक ही पद मांगा था, वो था लोकसभा अध्यक्ष का, जिसमें जीएमसी बालियोगी बने थे। और तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 1 वोट से गिरी थी, तब सदन का संचालन वही कर रहे थे। टीडीपी यही इसीलिए बोल रही है कि जो स्पीकर का पद होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सरकार के अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन स्पीकर के तौर पर हो सकता है, लेकिन बीजेपी भी इसकी अहमियत जानती है। इसीलिए बीजेपी भी, मुझे लगता नहीं है कि ये स्पीकर का पद आसानी से देने को तैयार होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो पिछले 5 साल खाली रहा, इस लोकसभा में हो सकता है कि बीजेपी ये कहे कि कोई सहयोगी अगर चाहे तो वो उसको ले सकता है, लेकिन स्पीकर का पद मुझे लगता नहीं है कि वो बीजेपी इसके लिए तैयार होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह की बैठकों का सिलसिला चल रहा है, चिंतन मनन का सिलसिला चल रहा है। तो दूसरी तरफ आइए हम रुक करते हैं महाराष्ट्र का
क्योंकि वहां पर भी एनसीपी खेमा है, अजीत पवार ने बैठकें की हैं, उद्धव ठाकरे गुट जो कि इंडिया गठबंधन के हैं, वहां पर भी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। तो उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल करने की कोशिशों की खबरें जो सूत्रों के हवाले से हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है और पता नहीं क्यों इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। आइए उनको सुन लेते हैं। सर, इस तरह की खबर आ रही है कि जो स्थिति इसमें हुई है, बीजेपी इससे कमज़ोर हुई है, तो अब वो उद्धव ठाकरे की तरफ फिर से एक अपना संपर्क बढ़ा रही है कि वो साथ में आ जाएं। आपको क्या लगता है, ऐसा बीजेपी कर रही है? नहीं, मुझे झूठी खबर लगती है। कमज़ोर होने का कहीं विषय ही नहीं है। हमें 2,43,50,000 वोट मिल गए। हाँ, अब ये खबर क्यों फैलाई जा रही है, यह अलग विश्लेषण का विषय है। पर जो मुझे राज्य स्तर पे देवेंद्र जी के साथ मिलकर जानकारी है, ऐसी कोई भी खबर महाराष्ट्र के कोई भी नेताओं को नहीं है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में नए समीकरण, इसी पर चर्चा हो रही है। वहां पर भी अजीत पवार अपने विधायकों से मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस, जो कल ही हम जानते हैं किस तरह से उप मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, नतीजे रहे बीजेपी के, वहां पर उन्होंने एक व्यक्तिगत हार स्वीकार करते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश भी की थी। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं, इस्तीफा मिल सकते हैं, ये तरह की खबरें आ रही हैं। इस पर भी नज़र हमारी बनी रहेगी। लेकिन ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अजीत पवार गुट के जो नेता हैं वो विचार मंथन करने में जुटे हुए हैं। अजीत पवार गुट ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और अब दूसरी तरफ शरद पवार गुट की भी बैठकें हो रही हैं। तो दोनों तरह की बैठकें, दोनों पक्षों की बैठकें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष की बैठक है। शरद पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता, जिनको इतने सारे सांसद मिले, 9 सांसद इनको मिले हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मुझे बताया जा रहा है अब सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, महाराष्ट्र में दोनों पक्षों की अगर बात करें, एक तरफ इंडिया गठबंधन के अगर हम देख सकते हैं किस तरह से शरद पवार, उद्धव ठाकरे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार खेमा भी है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। वहां से क्या खबर, कौन किसकी मुलाकात हो रही है? तो जिस तरह से बारामती में सुप्रिया सूले जीती हैं, शरद पवार की पुत्री, और जिस तरह से घमासान देखने को मिला था, अजीत पवार की पत्नी सुप्रिया पवार ने वहाँ से, ये दोनों भाभी और ये ननद आमने सामने थे। ये एक प्रतिष्ठा की एक तरह से लड़ाई हो गई थी। महाराष्ट्र के लोगों ने जो ये भावनात्मक तौर पर इस बंटवारे को देखा था एनसीपी का, और इसका खामियाजा अजीत पवार गुट ने देखा है और इसका फायदा मिला है शरद पवार गुट को। अब बहरहाल अब मुझे कहा जा रहा है कि सुनील सिंह हमें अब नहीं मिल पा रहे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से राज्यों में गतिविधियां या मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि सरकार का स्वरूप बनना है और कौन किस में शामिल होगा ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और चंद्रबाबू नायडू जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं इस बार, दिल्ली में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू आज रात रवाना होंगे बैठक के लिए। तेलुगु देशम के सभी सांसद दिल्ली आ रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक के लिए तेलुगु देशम के जो उनके 12 जून को कहा जा रहा है, पहले 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना था चंद्रबाबू नायडू का, क्योंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। ये अपने नेतागण के साथ उन्होंने बैठक की है चंद्रबाबू नायडू ने, तो ये उस समय की तस्वीरें हैं। पहले 9 तारीख को इनका शपथ ग्रहण होना था, लेकिन अब 12 जून को चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे आंध्र में, और 9 तारीख को वो यहाँ पर, जब एनडीए की सरकार बनेगी कहा जा रहा है, तब वो यहाँ पर होंगे। और ये अपने आप में हम देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू जो एक अहम कड़ी हैं, जो नई सरकार बनेगी एनडीए की, उसमें कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से पद ये कैबिनेट में अपने लिए लेते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने नेतागण को, सांसदों को बधाई देते हुए इस समय एक बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, और देखना होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ये साथ रहे थे। उसके बाद
2018 में जिस तरह से ये एनडीए से अलग हुए, उसके बाद काफ़ी परेशानियां झेली, अब एक बार फिर से फरवरी में एनडीए के साथ आए और इस बार विधानसभा में भी बहुमत मिली और लोकसभा में भी बेहतर प्रदर्शन किया है तेलुगु देशम पार्टी ने। और आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त आज राष्ट्रपति से मिले हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होंगे। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक या उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। आइए देखते हैं बातचीत। मेरे साथ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इन चुनावों में पहला तो एक बड़ी उपलब्धि आपकी रही जो रिकॉर्ड सीजर्स हुई, क्योंकि भारत के चुनाव में मनी और मसल पावर के बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर हमेशा से चिंता रही है और इस बार आपने अब तक के शायद चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी सीजर की है और एक कोशिश की है कि एक फेयर और बैलेंस तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बनाई जाए। कैसे देखते हैं आप इन रिकॉर्ड सीजर्स को और आपने कैसे इतनी बड़ी सीजर्स सक्सेसफुली आपने की कंप्लीट? 2 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे थे। तो अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो 2023 में जितनी भी स्टेट्स के चुनाव हुए, जहां 19 में जब उन असेंबलीज के चुनाव हुए थे, 12 असेंबलीज हुई, 11, करीब 300-400 करोड़ का सीजर था जो हमने बढ़ा के 3,500 किया। इसके पीछे किया क्या, क्यों हुआ ऐसा? एक तो हमने सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक जगह में प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, आईटी का यूज किया और उसकी मिनट टू मिनट वर्चुअल तरीके से मॉनिटरिंग होती थी कि वो रात में कितना किया, दिन में उन्होंने क्या किया। तो उसमें इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, कोस्ट गार्ड्स, बीएसएफ, एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स, हर चीज़ शामिल थी। और इतना उनको ताकत दी कि बीच बीच में आपने सुना होगा कि मेरा हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। अरे भाई, कर लिया तो करना है हमें, हमने ऑर्डर दिया हुआ है कि किसी का भी हेलीकॉप्टर चेक होना चाहिए, सब प्लेन में चेकिंग होनी चाहिए, कोई फ्लाइट में लेके ना पैसा उड़ जाए और सबका चेक हुआ, कितने मिनिस्टर्स और कितने लोगों का चेक हुआ। तो ये जो ताकत मिली उनको, एक स्टाफ को, और छोटे इस लेवल के स्टाफ हैं वहाँ, अफसर्स हैं सुपरवाइजरी लेवल के, और जब वो इतने एम्पावर्ड हो गए कि किसी का भी चेक कर सकते हैं, तो उसकी वजह से एक तो उनकी जिजीविशा और इच्छा बहुत बढ़ गई उसको पूरा करने की। टेक्नोलॉजी से हमने उसको चेक किया और कुछ जगह में इंटेलिजेंस बेस्ड, एनालिटिक्स बेस्ड एक्शन किए, जैसे खासतौर से ड्रग्स में। और ड्रग तो ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज को ख़राब करती है, बच्चों को ख़राब कर रही है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जब 2-2.5 महीने में इतनी ड्रग्स और इतना सीजर 10,000 का हम कर सकते हैं, तो वो एजेंसीज ज़रूर बाद में भी उतना ही करती रहेंगी और ड्रग को कम से कम देश में नहीं आने देंगी। एक महत्वपूर्ण बस इससे जुड़ा हुआ एक सवाल था कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपने भी कहा कि ये लगभग हिंसा मुक्त चुनावी प्रक्रिया थी, विशेषकर जम्मू कश्मीर में। पूरी हिंसा, वहाँ तो पूरी हिंसा मुक्त थी। तो अब सबको इस बात का इंतजार है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया कब तक शुरू हो सकती है? क्या कोई बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं 3-4 बार बता चुका हूँ। या कोई टाइमलाइन आपने सोचा है? तो नहीं बता सकता, पर इस साल हो जाएगा 100%। इस साल के 100%, उससे पहले ही हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। स्टीफन के साथ हिमांशु शेखर। We are with the Chief Election Commissioner. जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि सरकार को समर्थन करने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कर्मियों पर जनता ने सवाल उठाए उन पर विस्तार से चर्चा हो और उन्हें दूर किया जाए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। और अखिलेश यादव ने भी अग्निवीर योजना को लेकर हमला बोला है और कहा है कि समाजवादी पार्टी इसे कभी भी मंजूर नहीं करेगी। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा
और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। और अब नीट प्रतियोगिता की बात। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। इस साल 13 लाख से ज्यादा, करीब 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी और इसमें से कुल 67 ने एनआईए के रैंक में एक स्थान लेकर टॉप किया है और 720 अंक हासिल किए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार कई छात्रों के 718 और 719 नंबर आ रहे हैं। 720 का पेपर होता है। जानकारों का कहना है कि मुमकिन नहीं है। एनटीए ने सफाई दी है कि ग्रेस मार्क की वजह से ऐसा हुआ है। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है अलक पांडे, सीईओ है फिजिक्स वाला, कि इनको फिजिक्स वाला भी कहा जाता है। अलग बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये आप बताइए, ये हुआ क्या है, कैसे इस तरह के 67 लोगों ने टॉप एक साथ कर लिया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस न्यूज़ को हाईलाइट किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 67 बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, 720 में से 720। अब ये कैसे हुआ, ये तो एनटीए को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कभी एक बच्चे के 720 आते थे, कभी 2, कभी 3 के। हद से हद पेपर अगर आसान भी हो जाता है तो 10 के आ जाते। बहुत से लोगों ने कहा कि पेपर आसान है, पर पिछले वर्ष से इस वर्ष जितने भी हम पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, हमने कहा पेपर इतना आसान नहीं था कि 67 बच्चों के 720 आ जाएं। अब इससे जो दुविधा है वो ये है कि इन 67 बच्चों के एग्जाम में पूरे नंबर हैं 720। अब जो टॉप कॉलेज है एमबीबीएस के लिए, आप कह दो एम्स दिल्ली, वहां पे जो जनरल सीट हैं वो 46 हैं। यानी कि सारे टॉप बच्चे जो 720 नंबर आए हैं, इनको भी टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये किस तरह का एग्जाम आपने बनाया है जहां बच्चा पूरे नंबर लाने के बाद भी टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहा है? इसके अलावा जो एक बहुत ही संगीन मुद्दा इसके अंदर दिख रहा है कि हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं, 720 में 720। इनमें से एक बच्चे से मैंने मुलाकात भी की है, और क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं तो किसी बच्चों का नाम नहीं लूंगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं, और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गए। नॉर्मलाइजेशन का इनका कहना यहां पे ये है कि जिस बच्चे को पेपर देर से मिला या किसी कारण से गलत पेपर बढ़ गया, गलत कोड का पेपर मिल गया, तो उसका जो समय का नुकसान हुआ उसके एवज में हम उसको मार्क्स दे देंगे। अब ये 5-10 मार्क्स होते ग्रेस मार्क्स तो ठीक था, क्योंकि पहले भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं पेपर में, तब देते थे जब क्वेश्चन गलत होता था, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता था। हाँ, यही जो आपने बात कही कि एक सेंटर में देरी से पेपर दिए गए और शायद 20 मिनट देरी से, और उसके एवज में ग्रेस मार्क दिया गया। उसके एवज में क्या, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी बच्चों के ओएमआर और आंसर लास्ट के रिजल्ट है। एक ओएमआर एनटीए ही जारी करता है, मेल भेजता है बच्चों को, और लास्ट में रिजल्ट भी मेल भेजता है। ओएमआर पे जोड़ने पे नंबर आ रहे हैं उसके 383 नंबर, और लास्ट में रिजल्ट आ रहा है उसका 653 नंबर। तो आपने कितना ग्रेस दे दिया? 60-60 नंबर का ग्रेस, मतलब 2-2 लाख रैंक बच्चे की आगे चली गई, और जो बच्चा सच में रैंक लेके आया तो वो पीछे चला गया। हम एनटीए से ये सफाई मांग रहे हैं कि कौन सा मेथड था पूरा ये नॉर्मलाइजेशन का, कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया और कितने अंक दिए हैं, इस बात को क्लैरिफाई कर दे। इसके अलावा 4 मई को पटना के अंदर ये एफआईआर में दर्ज है, पटना पुलिस की एफआईआर में दर्ज है कि नीट का पेपर लीक हुआ। 13 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। पहले उन्होंने बोला पेपर लीक है, अगले 2 दिन बाद बोला नहीं पेपर लीक नहीं, हम श्योर नहीं है, अभी हम मिलान कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 पेपर मिलाने में 15 मिनट लगते हैं। 23 लाख बच्चों का यहां पे फ्यूचर दांव पे लगा है। आप मेरे को 15 मिनट मेरे को दे दो, मैं मिला के बता देता हूं पेपर सेम है कि नहीं। अब वो पेपर लीक कितने लोग के पास पहुंचा मुझे नहीं पता। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट के अंदर जो कट ऑफ है वो इतना ऊपर चला गया है कि जो बच्चा पहले 650 640 नंबर लाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता था, आज वो रो रहा है, वो परेशान है। और वो बच्चा जिसके नंबर शायद 610 होने चाहिए थे या 590 होने चाहिए, वो 680 नंबर लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल, जो ये अविश्वास
इतनी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को लेकर, परीक्षा को लेकर उठाए वो बहुत ही गंभीर है और चिंतनीय भी है, क्योंकि ये वो बच्चे होंगे कि जो भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जा सकते। ये वो हैं जो इतना समय लगाकर इसमें आते हैं। आप इस समय बच्चों से क्या कहेंगे जिनका नहीं हुआ होगा, ये जो हुआ है ये परिस्थिति को देखकर, क्योंकि बहुत छात्र आपको सुनते हैं, आप उनको क्या कहेंगे इस समय? मैं उन बच्चों को यही कहूंगा कि आप एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाएं और उनसे कम से कम जवाब मांगे। हम देश के नागरिक हैं, हमें संविधान कम से कम ये हक देता है कि हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गलत है। आप ये जवाब दे दो कि कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया है। क्या आपने 10,000 बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया है या आपने 10 बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया? 10 तो नहीं है, 8 तो उस सेंटर से दिख रहे हैं मुझको और अलग अलग जगह से। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में आपने मैक्सिमम कितने नंबर दे दिए हैं उस बच्चे को? तो एनटीए ने बोला है कि ये डिसीजन बेस्ड है एपेक्स कोर्ट के फैसले पे, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे। वो फैसला क्लैट के एक ऑनलाइन एग्जाम का है, उसको आपने नीट पे लगाया 23 लाख बच्चों के ऊपर, और आप डॉक्टर बना रहे हो। पूरे देश का भविष्य, मतलब डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंट, कोविड में हमको उन्होंने बचाया, वो हमारे लिए एक एलिजिबल लोग होने चाहिए। तो मुझे लगता है मैं देश के बच्चों से यही कहूंगा कि हमें अभी जवाब मांगना चाहिए इस वक्त पे। अंत में ये भी अगर आपसे संक्षेप में अगर आप बता दें, पहले राज्य के अपने अपने चुनाव परीक्षा होती थी, अब पूरा एक नेशनल लेवल हो गया, लेकिन इस तरह की होना, अगर अनियमितता होती और एक तरह से धांधली जो एक तरह से लग रही है, क्या ऐसा कुछ है? ओवरऑल तो मैं सपोर्ट करता था, ये चीज अच्छी थी कि आप एक एग्जाम ले रहे हो, पर एग्जाम लेने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर इतना अच्छा विश्वास हमें नहीं आ रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि एम्स अपना पेपर वापस से अलग लेना स्टार्ट करे और सही तरह से पेपर हो, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। मैं वॉइस ऑफ स्टूडेंट हूं, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने बच्चे के साथ हूं। बिल्कुल, बच्चों के साथ ही हमें खड़े रहना चाहिए। आप हमारे साथ आए और हमने इस विषय पर चर्चा की और आपने हमें इसकी बारीकियां समझाई कि क्यों हमारे छात्र इस समय परेशान होंगे। 23 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, 13 लाख इसमें हुए, लेकिन वाकई में सवाल है। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं। धन्यवाद आने के लिए। एक हाजिर होते हैं देश की बात में। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को मिली है सभी 29 सीटें। पिछली बार एक सीट नहीं जीत सकी थी बीजेपी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की सीट भी जीतने में कामयाब रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमकर प्रचार किया था और इस वक्त वो हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के साथ है। ओवर टू यू विकास। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 100% वो मध्य प्रदेश का रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश का जो परफॉर्मेंस था वो 29 में 29 सीटों का पहली बार हुआ इतिहास में, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों एड्रेस किया तो सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ी जीत के लिए मध्य प्रदेश का नाम लिया। तो आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का नाम लिया, उसकी खुशी? निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री हमको स्मरण कर रहे हैं और हमने अपने बलबूते पर पार्टी के लिए खासकर मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम हुआ है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, ये अत्यंत आनंद की बात है कि मोदी जी की सरकार बन रही है और हमसे जितना बन पड़ा मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार के साथ विश्वास व्यक्त करते हुए और 29 की 29 सीटें जिता करके मोदी जी की सरकार बनाने में मदद की। ये हम सबका सौभाग्य, भारत के लिए अत्यंत आनंद की बात है कि दुनिया आज जिस लोकतंत्र को एक विशेष निगाह से देखती है, एक नया रिकॉर्ड बनाकर तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनी है। जी मोहन यादव जी, जब ग्वालियर, भिंड, ये छिंदवाड़ा और राजगढ़, ये 4 सीटें कही जा रही थी कि बहुत कड़ा मुकाबला है यहाँ पर, इस कड़े मुकाबले के बीच और बड़े स्टॉलवर्ड थे यहाँ पर, दिग्विजय सिंह और उधर नकुल नाथ थे, इस कड़े मुकाबले के बीच कौन सी रणनीति थी जो आपका मध्य प्रदेश का रिजल्ट जो है 100% रहा? एक ही काम था, मोदी जी की छवि को नीचे तक पहुंचाना, सरकार की पारदर्शिता के साथ किए गए कामों के बलबूते पर जनता का विश्वास जो आया था और संगठन के साथ सरकार का तालमेल, जनता भरोसा करती मोदी जी पे, भाजपा पे, हमारी सरकार पे, उसका प्रतिफल आया। जो कांग्रेस ने कहा, विपक्ष ने कहा कि 400 पार गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण चला जाएगा, इस विषय का असर, इस मुद्दे का असर मध्य प्रदेश पे नहीं हुआ, बाकी राज्यों पे क्यों हुआ? लोग ने 2019 की झूठी सरकार देख ली थी। कांग्रेस की जो झूठी सरकार 2019 में बनी थी 18 के बाद में, उनने 18 के चुनाव में कहा था कि हम 1 लाख का लोन माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो करें, क्या कुछ नहीं था। इसलिए हमने कहा कि ये झूठ बोलने वाले, हम सही बोलने वाले। तो माननीय मोदी जी पे भरोसा करा, हम पे भरोसा किया, बीजेपी पे भरोसा किया, रिजल्ट आपके सामने।
लेकिन अब जैसे बाकी राज्यों में ओबीसी दलित वोटर टूटा है, अब उस पर वापस भरोसा जमाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, भरोसा तो भाजपा पे जमाया जनता ने, इसलिए तो प्रचंड बहुमत से सरकार बन हुई है। ये अलग बात है कि अलायंस के माध्यम से अब सरकार जो काम कर रही है वो अपनी उस साख को ही बनाए रखेगी जो मोदी जी की पुरानी साख है। मोदी जी ने ये एक आश्चर्य के साथ, और आश्चर्य नहीं, जनता के विश्वास पे खरा उतरते हुए तीसरी बार सरकार बना के दिखाई, उसका लाभ हम सबको मिलेगा। आपको लगता है कि एनडीए का कुनबा बड़ा करने के लिए और जो समान विचारधारा वाले दल हैं उनको जोड़ना चाहिए? अपने आप जुड़ेंगे। विकास के मामले में मोदी जी का बहुत उदार मन है और जनता भी जानती है, और जो उनके साथ अलायंस के जो लोग थे, जो कांग्रेस के साथ झूठ के आडंबर में खड़े हुए थे, वो भी सच्चाई जान करके मैं पूरा भरोसा करता हूँ वो मोदी जी के साथ आए। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार में धारा 370 को लेकर के जो आह्वान हुआ था, इसमें सारे लोगों ने साथ दिया कि अधिकांश लोगों ने साथ दिया कि नहीं दिया? ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष ने अच्छे मुद्दों पर साथ दिया, और मोदी जी की ये विश्वसनीयता है कि वो जिस मुद्दे पर खड़े होते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, सरकार का विश्वास रहता तो जनता साथ देती है, और अधिकांश लोग साथ देते हैं और वो सब लागू होते हैं। शिरोमणि अकाली दल पुराना अलायंस था, उनकी एक सीट आई, उन्होंने समर्थन देने की बात कह दी है। क्या उद्धव ठाकरे को भी अब वापस एनडीए में आ जाना चाहिए? अब भविष्य तो कौन जानता है, लेकिन माननीय मोदी जी पे भरोसा करने के लिए जो जो आएंगे उन सबका स्वागत रहेगा। तो ये पहल बीजेपी को करनी चाहिए, वो करें? तो इस दृष्टि से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में सक्षम है, वो सारी बातों को अपने ढंग से हैंडल करते हैं। आपको लगता है कि कोalition की गवर्नमेंट है तो कुछ मुद्दों पर सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है क्या? समान नागरिक संहिता, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे मुद्दे हैं, या उतनी ही दमदारी से बात रखनी चाहिए? हालांकि टीडीपी और नीतीश कुमार ने कभी इसका विरोध नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता की विशेषता है कि वो सभी मामलों में सक्षम रहते हैं, और जैसे पहले सरकार बनी ऐसी सरकार चली, वो इसी सरकार चलाएंगे, और जनता उनके विकास के कामों को देखेगी और भारत बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में, वो हमारे साथ थे। देश के तमाम विषयों पर, न केवल गठबंधन सरकार बल्कि जो आने वाले के समय हैं उनके भविष्य के मुद्दों पर भी बातचीत की। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली।